लगा लो हेडिंग सभी लोग विज्ञान के 50 प्रश्न हैं, ठीक भैया। जिनने रेलवे में फार्म डालो या आरपीएफ में, वे लोग ध्यान से समझ लें। अब बातचीत ना करके ध्यान सुना है कि करके पूछेंगे सबसे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक सेकेंड, कि विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर। उसके बाद विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्योंकि विद्युत धारा के नियम किसने दिए थे, तो माइकल फैराडे ने। बातचीत ना करो। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्लियर है, फिर रिपीट सुन लो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। तो बैठी का ही नहीं दिख रहा हुआ है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी है। ठीक, इधर खिसक जाओ। इतने बड़े आलसी तो नहीं हो, राजा हो तुम कि तुम उठ नहीं सका थोड़ी देर। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। अच्छा ठीक, एक और बताओ, यदि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है तो वोल्ट किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है, कार के साथ साथ किसका मात्रक है, कार का भी मात्रक है, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। ये विभवांतर का मात्रक हो गया। ठीक, ओम हो गया प्रतिरोध का मात्रक, हर्ट्ज हो गया आवृत्ति का मात्रक, और जूल हो गया कार तथा ऊर्जा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ध्वनि की तीव्रता, बुद्धि ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, किसमें, सुनो जरा। ध्वनि की तीव्रता अलग चीज होती है, आवृत्ति अलग चीज होती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो हर्ट्ज, मैंने बताया था यहाँ पर। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, डेसिबल में। जो हम माइक लगाए ये हर्ट्ज में नहीं है, जो माइक जो है वो डेसिबल में है, उसमें देखो रिकॉर्डिंग चल रही, डेसिबल लिख के आए रो है। ठीक, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ध्यान सुनियो भैया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। समुद्री मील किसका मात्रक है, समुद्री मील को हम लोग नॉटिकल मील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील के द्वारा समुद्र में जो जहाज चलता है, पानी में जो जहाज चलता है वो कितने किलोमीटर दूर गया, यानी समुद्री दूरी नापी जाती है तो नॉटिकल मील में। ठीक है, लेकिन याद रखना, समुद्री जहाज़ों की गति जो नापी जाती है वो नॉट में। दोनों में अंतर है, नॉट। मेरे कहने का मतलब समझ गए, समुद्र में जो पानी का जहाज चल रहा है उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है, कितनी दूरी तय करी है, वो हम नापते हैं नॉटिकल मील में। लेकिन समुद्र में जो जहाज चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, उसको हम किस में नापते हैं, नॉट में नापते हैं। जहाँ में कोई डाउट तो नहीं है। अगला, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। खोपड़ी में घुस रही बात, पूरे 50 करें और पूछें। और पारसेक किसका मात्रक है, चलो यहाँ तक से काम नहीं चले, पारसेक के द्वारा और भी चीज़ें समझे हो। पारसेक दूरी का या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। अब इसके बारे में ज़रा समझ लो। जैसे मैं बताऊं, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो भी दूरी का मात्रक है, और 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर, इतना एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। लेकिन अगर हम एक पारसेक की बात करें तो पारसेक लगभग इसका 3.25 गुना होता है, किसका, प्रकाश वर्ष का। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, प्रकाश वर्ष के। अगर ऐसे ना तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का मीटर में बताओ, अब आंसर दो।
3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। अब फिर वो एक बार रिपीट सुन लो। पारसेक जो है दूरी का लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। एक प्रकाश वर्ष 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकाश वर्ष का यदि हम 3.25 गुना कर देंगे तो एक पारसेक बन जाएगा, यानी एक पारसेक बराबर हुआ 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर यूनिट में पूछा जाए, काउंटिंग में पूछा जाए तो बता देना एक पारसेक बराबर होता है 3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। इन दोनों इकाइयों का यूज जमीन मापने में नहीं, खगोलीय पिंड की दूरी जो है इनको मापने में किया जाता है, उनकी दूरी ज़्यादा होती है। बात समझे? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। लेंस की क्षमता नापते हैं किसके द्वारा? डायोप्टर के द्वारा। अब उस दिन मैंने पढ़ाया भी था, भूल गए हो शायद। पहली बात तो डायोप्टर इकाई है तो लेंस की क्षमता की। लेंस की फोकस दूरी तो आप जानते ही हो, वो तो मीटर में ही नापी जाएगी, मीटर में। और ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? डेसिबल में। ठीक। अब यहाँ पर बात आती है लेंस की क्षमता। मैंने बताया था जो समतल दर्पण होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है, क्षमता है 0 डायोप्टर। ठीक। लेकिन दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत बनेंगे। अब आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारे। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? हम जितना पूछ रहे सही बताओ। चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर है, कोई टेस्ला बता रहा है। अब एक बार हम बता दें, अब शांति, गलत। वेबर फिर टेस्ला क्या है? अब हम बताएं, बातचीत कर ले, अब शांत रहो। चुंबकीय प्रवाह की बात कर रहे हैं। चुंबकीय प्रवाह की बात करी जाए तो प्रवाह का मात्रक वेबर है। चुंबकीय प्रवाह की बात करी जाए, रेंज की बात करी जाए, ठीक है, तो कौन सा हुआ? वेबर हुआ। लेकिन अगर हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मांगी जाए या पूछी जाए तो आप टेस्ला बताओ। फिर समझ लो, चुंबकीय प्रवाह की बात करें, रेंज की बात करें तो आपका वेबर है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो हुईगो टेस्ला। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या हुआ? हेनरी। और फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे। धारता का मात्रक अभी पहले क्वेश्चन हुआ था, धारता। अब क्यों मात्रक है? कि माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के नियम दिए थे। तो फिर समझ लो, फैराडे मात्रक हो गया धारिता का, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। और भूकंप के बारे में 3-4 पॉइंट साइंस की दृष्टि से याद रखना कि सिस्मोग्राफ के द्वारा तो हालांकि हम भूकंप नापते हैं, और भूकंप का अध्ययन इसी वजह से सिस्मोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर लॉजी लग जाए तो लॉजी माने अध्ययन होता है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। तो सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन हुआ? सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। और भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या है? रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता जो है वो किलोग्राम मीटर में नहीं बताई जाएगी, वो बताई जाएगी रिएक्टर। और पृथ्वी पर तो 24 घंटा भूकंप आते हैं, लेकिन 2-2.5 रिएक्टर तक का अगर यदि भूकंप है तो वो झटके महसूस नहीं होते हैं। लेकिन अगर भूकंप 7 रिएक्टर से ज़्यादा है तो ये सब मकान सब गिर जाते हैं, इनका जो तीव्रता होती है वो 7 रिएक्टर से ज़्यादा। नेपाल में जब भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता थी 7.8 रिएक्टर। काठमांडू के पास एक जगह पड़ती लामगंज, वहाँ इसका केंद्र है। और ज़्यादातर भारत में भूकंप के तुम देखना, झटका भूकंप के भारत में महसूस हुआ, लेकिन इसका केंद्र कहाँ होता है? नेपाल। अब अक्सर देख लियो, उसका रीज़न है कि हिमालय से सटे जो राज्य हैं या हिमालयी क्षेत्र जो है
वहाँ पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, भूस्खलन की वजह से, और पर्वत हैं तो प्लेटों में परिवर्तन भी हो सकता है। आगे आओ। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों, क्वेश्चन पुनः पढ़ लियो करो। ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। अच्छा, बिना सोचे समझे बुलवे का आदत है। पानी के अंदर पढ़ते नहीं कबू। ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाना है, और पानी की जहां पर बात आ जाए वो हाइड्रोफोन है। आधे लोग जहाँ सोच रहे हैं कि पानी के अंदर सुनने में सुना नहीं जाता, पहले लाइन पढ़ लो। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने में हाइड्रोफोन। चलिए, आमीटर का यूज कायम करते हैं। घरों में विद्युत धारा मापने का यंत्र है, जो मीटर लगा हुआ है इसी को। तो घरों में विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ठीक, घर में जो विद्युत धारा कितनी आ रही है उसी को मापने के लिए आमीटर लगा होता है। स्टेबलाइजर में जो मीटर लगा है सुई वाला, बस। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है बहुत उच्च ताप मापने में, अगर हमें बहुत उच्च ताप मापना है तो हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। बहुत उच्च ताप, जैसे तारों का ताप मापना है। अब अगला आप बताएंगे बोलोमीटर। कोई बता दे, अब बोलो। हमने पूछा बोलोमीटर यंत्र का यूज बताओ, बातें कर रही तो बोलो। हम सही सलामत क्वेश्चन पूछे हैं, अब नहीं बोलेगा कोई। ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण क्या होता है कोई बताए? केवल क्वेश्चन आंसर रट लें थोड़ा ना पास हुई हो। ऊष्मीय विकिरण नहीं, सोलर रेडिएशन नहीं जानते हो। ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है बोलोमीटर। बहुत उच्च ताप के लिए पायरोमीटर। घरों में विद्युत धारा की सप्लाई के लिए अमीटर। और पानी के अंदर आवाज़ नहीं, ध्वनि संकेतों को समझने के लिए हाइड्रोफोन। हाइड्रो शब्द जहाँ आ जाए समझ लीजिए पानी की बात है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो? बिल्कुल सही। हमारे घर में चाहे एसी धारा चले और चाहे डीसी चले, जो इन्वर्टर से करंट आता है वो डीसी है, और जो लाइट से आ रहा है, ट्रांसफार्मर वाला आ रहा है, वो एसी है। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आमीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? आमीटर। अब अगला बताइए, वाट मीटर क्या होता है? वाट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। क्या? विभवांतर, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या है? वाट है। तो विभवांतर क्या होता है ये बताओ जरा। ठीक, अगला। अच्छा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, सॉरी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। पायरोमीटर क्या था? बहुत उच्च ताप मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की नमी, जैसे इस समय कितनी नमी है, तो उसके लिए हम नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली दो, क्वेश्चन ना पढ़ना ही सबसे बड़ी समस्या है। तुम तो केवल स्टेथोस्कोप को हृदय से समझ रहे हो। जब मालूम थी अगर जहाँ में ना लिखो तो फेफड़ा भी नप सकता है। फिर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े तो अधेर में रहे हो भाई। जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताना, स्टेथोस्कोप को तुम क्या समझते थे? केवल हृदय, फिर फेफड़ा शब्द आया। बहुत बड़ी जानकारी है, सुनो करो पूरी बात। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किए जाने वाला चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? बताओ। ये तो मालूम हो गया, स्टेथोस्कोप। अब अगला बताओ, अब इसी में पूछे ले रहे। स्टेथोस्कोप हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आला। पेरिस्कोप का, अब बोलो।
पानी के अंदर से बाहर देखने में पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और पेरिस्कोप कहाँ लगा होता है? पनडुब्बियों में। भाई पनडुब्बी में आदमी जो है अंदर से बाहर कैसे देखे? बाहर निकल थोड़ा ना देखे। तो पानी के अंदर से यदि हमें बाहर देखना है तो किस यंत्र का यूज करेंगे? पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप कहाँ लगा होता है? पनडुब्बी में। चलो भाई तुम बात कर रही, तुम्हें बताओ। कैलिडोस्कोप का यूज। तो फिर बात ना करो, सुनो। चलो बताओ कितने लोग बैठे हैं? हम एक ही प्रश्न घंटन पूछने लगे हैं। चलो छोड़ो भाई, तुम नहीं कुछ बताओ। टेलीस्कोप बताओ। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने में कि संवाद करने में? तभी मैं बोलता हूं पूरी बात सुन लो करो। ये देखने में प्रयोग होता है टेलीस्कोप, ठीक, देखने में प्रयोग होता है। बहुत बड़ी कमी है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा? एनेमोमीटर। फिर एरोमीटर क्या है? बोलो, सबके सब होशियार हो, बोलो। एक सिंपल से प्रश्न लटक गए। हवा को दाब है। वो बैरोमीटर फिर क्या है? सुन लो जरा, अब बातचीत बंद कर लो, तभी कहता हूं पूरा पढ़ना सीख लो, ना कहो तुम मात खाई जे हो। नेक पढ़ लो तो इच्छा तो चिल्लाने लगा था। जब मैं विद्वान हो गया, मास्टरीन हो गए। हवा की गति जो है वो एनेमोमीटर। पहले मेरी बात समझ लो, हवा की गति स्पीड वो एनेमोमीटर है। और वायु या किसी द्रव का, वायु या किसी गैस का घनत्व नापने है। वायु का घनत्व या किसी गैस का घनत्व, मेरी बात सुनना, वायु गैस है, दोनों का यदि घनत्व नापना है, घनत्व, तो बाबू आप यूज करेंगे एरोमीटर का, ठीक। स्पीडोमीटर, कोई वाहन जो होता है उसकी गति मापने का यंत्र, वो नहीं मीटर लगा होता है 60 70 80 फिर अस्पताल, हाँ। तो जो वाहन की गति मापने का यंत्र है। और लास्ट अबे आप हमें ये बताओ, स्पेक्ट्रोमीटर बताओ। चलो बताओ। अरे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज क्या है? जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सभी तरंगों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात फिर सुन लो। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बिना किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तरंगें पहुंच जाती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें हैं, लघु तरंगें हैं, रेडियो है, गामा है, ठीक है, गिरि तरंगें हैं, दृश्य तरंगें हैं, जो बिना एक माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य मापने में हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। नहीं मालूम, इसको नोट कर लो। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य मापने में, अब फिर समझ लें, हवा की गति नापेंगे एनेमोमीटर, ठीक भाई। हवा का घनत्व या गैस का घनत्व नापेंगे एरोमीटर। वाहन की गति नापेंगे स्पीडोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य। क्या तो सिंपल क्वेश्चन है। अश्व शक्ति कितने के बराबर? 746 वाट। तो में ज़्यादा डिटेल नहीं बताने हमें। यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? आपकी जो ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, और तुम्हें 99% मान लो रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम आएगा जरूर ये क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगला, वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है या उसके भार के तुल्य होता है, कि पहाड़ों पर अधिक होता है, सब जगह एक समान होता है? तुम बताओ मोहित। कक्षा 6 को प्रश्न पूछ रहे हैं और ज़्यादा सा है तुम्हारी। द्रव्यमान नहीं पढ़ा तुमने? द्रव्यमान और भार का अंतर कक्षा 6 में ही है। बैठे हो कबूतर ऐसे, तुम बताओ। नहीं
पहला है। इतनी जोर तमाचा दें अकल ठिकाने आ जाए। तुम्हें द्रव्यमान नहीं मालूम है, तुम लोग बताओ। बेवकूफ नहीं तो। वस्तु का द्रव्यमान, एक बात समझ लो दिमाग खोल के, पता नहीं क्या पढ़ा तो तुम लोग, तुम्हें द्रव्यमान नहीं मालूम क्या होता है। ऊपर तुमने मात्रक पढ़े, तुम ना परिकृत तो जानते हो ना धारता जानते हो, मैं मालूम 100%। बने फतेह होशियार चंद सबके सब। वस्तु का द्रव्यमान समझ लो, हमारे शरीर में जो, एक समझ लो ऐसे समझाने मोटा मोटा, हमारे शरीर में जो रक्त भरा हुआ है वो हमारा द्रव्यमान है। अब जैसे मान लें, मैं बताऊं क्या होता है। हमारे शरीर में मान लीजिए 4 लीटर खून है, तो हो सकता है 4 लीटर खून का वजन पृथ्वी पर 4 किलो पूरा दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। हम गए चंद्रमा पर तौलने, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, हमारे 4 लीटर खून का वजन पता चला वहाँ पर 1 किलो दिखाई रो है, तो हम ये कहेंगे हमारा भार क्या हुआ, बदल गया। लेकिन हमारे शरीर में जो खून की मात्रा थी 4 लीटर, वो तो नहीं बदली। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदल सकता है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है तो खून 5 रहेगा, ठीक। और अगर नहीं है तो मतलब उसका वजन बदल सकता है, जो मात्रा वो नहीं बदलेगी। द्रव्यमान हमेशा याद रखना सब जगह एक समान रहता है, चाहे यहाँ नापो, चाहे चंद्रमा पर नापो, चाहे ध्रुव पे नापो। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अच्छा, और कोई बताए? न्यूटन का पहला नियम कहता क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रही, सही बात है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बहावल ना लगाया जाए। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, यदि वास्तव में घर्षण बल ना होता, तो यदि हमने किसी वस्तु को लुढ़का दिया होता तो वह वस्तु लुढ़क के रह जाती, रोकने वाला नहीं था, एक विरोधी बल होता है। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अब तीनों नियम के बारे में समझ लो। न्यूटन का दूसरा नियम बताओ। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये सेकंड लॉ है, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखे हैं शायद, हैं। अगला, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण। इसी माता रॉकेट छोड़ना, या समझ लो तीर से जो धनुष बाण उससे तीर छोड़ना, जितना पीछे खींच लोगे उतने आगे तक जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किस प्रकार की गति होगी? बताइए। सरल रेखीय गति होगी। वेरी गुड, बात कर रही हैं, बताओ। एक तोप का गोला दागा गया है, इसकी गति किस प्रकार की गति होगी? क्या साइंस है तुम्हारी? हाँ यार, बिल्कुल पागल हो दिमाग से, दूर तो बैठे हो। तुम्हें जय नहीं मालूम है कि जो क्वेश्चन कक्षा 6, 7, 8 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? तोप हमेशा 45 डिग्री पे रखी जाता है, और 45 डिग्री पर यदि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो बहुत अधिक दूर तक जाती है, ये सबको मालूम है। रॉकेट हो चाहे कोई हो, या मिसाइल जब अटैक करता है कोई, तो आपने हमेशा 45 डिग्री पर देखा होगा। तोप का गोला छोड़ा गया तो ऐसे जाएगा, यूं गिरेगा, तब दूर तक जा पाएगा। तो इसके लिए कौन सी गति बनेगी? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति वो होती है कि 45 डिग्री पर किसी वस्तु को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उसको हमने फेंका ताकि वो दूर तक जाए। 90 पे फेंके हो तो सीधी नहीं है ये, 45 पे फेंकी जाता है। सत्रह बताओ, तुम बताओ। ये सब चाची आता ही नहीं है क्या? बस लड़ना आता। लैक्टोमीटर देखो है, क्या होता है? दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व।
जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, और कोई बताए? मैंने आपसे पूछा है कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व मापने का यंत्र। मुझे आप ये बताइए, या पानी के जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, एक किस सिद्धांत पर तैयार होती हैं? बोलो। आर्किमिडीज। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है भैया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने एक बात कही थी, यदि कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबोई जाए या पूर्ण रूप से डुबोई जाए, तो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, पढ़ा होगा। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है? पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, लेकिन आयतन जो है सबसे कम होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार उल्टा पूछा गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की स्थिति है, तो दो कंडीशन है, इसमें घनत्व अधिक रहेगा, आयतन कम रहेगा। ठीक, अगला, परम शून्य वह तापमान होता है जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है, सभी गैसें ठोस हो जाती हैं, सभी गैसें तरलीय हो जाती, जल जमने लगता है। क्या है? पहले एक बात मैं बता दूं, परम शून्य ताप होता क्या है? 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, और ध्यान सुनना मेरी बात को, और यह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वैज्ञानिकों की कल्पना यह है कि इससे न्यूनतम तापमान पृथ्वी पर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में कोई वस्तु नहीं जा सकता है। परम शून्य यानी माइनस का सबसे निचला पॉइंट है, और इतना शून्य तापमान हो जाता है, इतना माइनस चलो जाता है कि गैसों में जो आणविक गति है घटने लगती है। इसका मतलब है कोई गैस भी एकदम से रुक जाए। जैसे मान लीजिए हमने गैस यहाँ पे परफ्यूम छोड़ी, तो इसकी आणविक गति तेज है, गैस के अणुओं की आणविक गति तेज है, तभी तो पल भर में पूरा रूम महक गया। ठीक, अब पूरा रूम जब महक गया तो इसका मतलब अणुओं की गति तेज थी। लेकिन अगर कमरे का तापमान -273 कर दिया जाए, तो हम गारंटी ले रहे हैं, सब समझ लो, अगर परफ्यूम यहीं छिड़किए तो महक यहीं रहे, आगे तक नहीं जाए पे, यहीं पर स्टेयर बनी रहे, क्योंकि अणुओं की गति होगी नहीं। अगला, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा। अच्छा, हम रुपया 500 दें, तुम लोग अगर पास हो जाओ रेलवे। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता? पहले सुन लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा कैसे पहुंचता है? तो विकिरण है। लेकिन मैंने पूछा है ऊष्मा देना, अधूरा फिर सुनते हो, तो संवहन विधि होगी। अब जरा सुन लो, ऊष्मा चालन की 2-3 विधियां हैं, एक चालन, एक संवहन और एक विकिरण। सबसे पहले हम चालन विधि को समझते हैं कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, यानी एक कण से ऊष्मा दूसरे कण में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरीका से पूरी लोहे की छड़ गर्म होती है। अब मेरी बात सुनना, जो द्रव होते हैं, जो गैस होते हैं, वो संवहन विधि से गर्म होते हैं। किस विधि से? संवहन विधि से गर्म होते हैं। संवहन विधि क्या होती है? हमने एक पानी का बीकर लिया, बर्तन, और कल्पना करके देखना, इसी को साइंस बोलते हैं, ऐसे पढ़िया साइंस। अब हमने इसमें पानी गर्म किया, तो नीचे वाला पानी सबसे पहले गर्म होगा। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो अंतराणविक स्थान खत्म हो जाता है, उनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। जब अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा तो ये अणु हल्के हो जाएंगे, हल्के होने पर ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर वाला पानी ठंडा है, इनके बीच में आकर्षण बल अधिक है, ये पानी नीचे आ गया, फिर ये गर्म होकर फिर ऊपर उठेगा। चूँकि पृथ्वी भी एक प्रकार से गैस का गोला है, तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा का संचरण होगा वो संवहन विधि के द्वारा होगा। क्या बात है?
इस प्रकार से ही गैस गर्म होती है। कैसे गैस? हवाएं गर्म होती हैं। जैसे हम बताएं, नीचे वाली हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, ऊपर उठ गई, फिर उसकी जगह पे फिर ठंडी हवा आ गई। जो प्रोसेस दिन भर चलता है और मई जून में ऐसे ही गर्म होता है। इतने रखे क्वेश्चन।